वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। जय हिंद एवरीवन। मैं हूं आयुषी और आज हम करेंगे 13 सितंबर के करंट अफेयर्स को। देखिए, जितने भी आप करंट अफेयर्स को कवर अप कर रहे हो, ये सारे करंट अफेयर्स वीकली के साथ जोड़ते हुए पढ़ते चलना। जो जो वीकली करंट अफेयर्स की वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं उनको भूलिएगा मत। वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना ये डेली वाले इंपॉर्टेंट है। बाकी आप सब लोगों ने एक बात कही कि कमेंट का रिप्लाई, देखिए कमेंट का रिप्लाई मैंने दिया है बहुतों को, लेकिन हाँ, अब जो बीच में रह गए उन सभी को थोड़ा सा पीडीएफ बनाने में और ये सब चीजों में थोड़ा टाइम ज्यादा लग गया। पर कोशिश रहेगी कि आपके सारे के सारे कमेंट्स का बिल्कुल एक एक का रिप्लाई किया जाए। बाकी इस पीडीएफ को आपको चाहिए, बहुत से बच्चों ने पीडीएफ के ऊपर मुझे बोला है, तो देखिए पीडीएफ जो है हमारे इन ग्रुप्स पे आती है। आप टेलीग्राम के थ्रू ओपन करते हो तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, वहां से भी आप ओपन कीजिए। बाकी आप YouTube पर भी आकर के ओनली करंट अफेयर चैनल के डेली उसको ज्वाइन कर सकते हो। वहां से पढ़ लो, यहाँ से पढ़ लो, एक ही बात है, टेलीग्राम से पढ़ो या YouTube से पढ़ो। बस YouTube पे आके एक कमेंट जरूर डाल दिया करिए, कमेंट बहुत ज्यादा कीमती होता है और इससे ना एक मोटिवेशन, जैसे कि आपको मैंने बताया था पिछली वीडियो में भी, तो काफी ज्यादा सही लगती है वो चीज बच्चों द्वारा। बाकी ये है हमारे टेलीग्राम चैनल्स, इसको ज्वाइन करो। 1 बजे डेली ये पीडीएफ जो है वो भी अपलोड हो जाती है। बस ये है कि हाँ, पीडीएफ पेड रहती है, लेकिन मैं आपको यही बोलूंगी कि यार आपको वीडियो तो फ्री मिल रही है ना। अब कहीं से तो यार देखो, थोड़ा सा हम जो है गुजारा करना होता है, तो बस पीडीएफ जो है वो आपको पेड रख देती है, वीडियो बिल्कुल आपके लिए फ्री है। कंटेंट तो देखो आपके सामने है ना पूरा। कंटेंट तो आप रोज इसमें से फॉलो करके पढ़ो अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है हमको तो। मैं तो बोल ही रही हूँ आप नोट्स बनाओ इसके। अब नोट्स बनाने तो देखो आप ही को पड़ेंगे, मैं पूरा समझा दूंगी, नोट्स आपको बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं भाई आज के आर्टिकल्स को। सबसे पहला है आसियान इंडिया का समिट। तो बड़ा जरूरी है आसियान, बहुत बार सवाल आ चुके हैं और बड़ा, आप मैं कह लूं कि यूपीएससी का और बाकी जितनी भी एग्जाम लेने वाली अथॉरिटीज है उनका फेवरेट क्वेश्चन बन गया ये वाला। आसियान पे तो इतना ज्यादा पूछने लग गए हैं। और ऐसे ईस्ट एशिया का भी समिट हुआ है, तो ये समिट्स हुए हैं। अफ्रीकन यूनियन G20 का मेंबर बन गया भाई, ये इनको मुबारकबाद, G20 के मेंबर बन गए हैं, इसलिए इस पे भी आर्टिकल पढ़ेंगे। बायोफ्यूल के ऊपर अलायंस, क्योंकि G20 का जो समिट हुआ था इसी में जैव ईंधन का गठबंधन के बारे में बात की गई है। साथ ही साथ भारत और मध्य पूर्व यूरोप मेगा आर्थिक गलियारा, ये भी स्टार्ट किया गया है। वर्किंग विदाउट बॉर्डर्स रिपोर्ट आई है, जेंडर के ऊपर रिपोर्ट आई है। तो कुछ ये है, देखो जितने भी आर्टिकल्स आप पढ़ रहे हो ये सारे के सारे प्रीलिम्स के लिए जरूरी है। हाँ, इसमें कहीं G20 का जिक्र होगा, G20 की बातें होंगी, वो आप अपने ऐसे राइटिंग, जो बच्चे CAPF की तैयारी कर रहे हैं, पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, उनको थोड़ा बहुत ये अलग से काम आ जाएगा। अदरवाइज आप लोग यहाँ पे प्रीलिम्स के लिए इसमें सारे के सारे आर्टिकल्स को देख सकते हो पेपर 1 के। अब मैं बात करूं, अभी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने आसियान के समिट को, आसियान इंडिया है ना, क्योंकि देखो पता है आसियान इंडिया अलग अलग क्यों लिखा है, क्योंकि इंडिया मेंबर नहीं है ना आसियान का। अगर आसियान का मेंबर होता तो साथ ही लिख देते, लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो अब हम इनके मेंबर नहीं है, अब G20 है, अब उसमें लिखते थोड़ी G20 इंडिया, क्योंकि हम तो मेंबर है ना उनके ऑलरेडी, तो क्यों लिखेंगे हम उस चीज को। ठीक है, समझे बात को। तो इस तरीके से हम अलग से इसलिए लिखा है क्योंकि हम इसके मेंबर नहीं है और हम जाकर के सबमिट करा रहे हैं, अटेंड करवा रहे हैं, इसलिए हमने ये चीज लिखी। और एक और सबमिट हुआ ईस्ट एशिया का, तो दोनों में पार्टिसिपेट किया है। हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने इस चीज के ऊपर जाकर के आसियान की क्या क्या इंपॉर्टेंस है, आसियान की क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या उसमें हमें ध्यान देने की जरूरत है, इंडो पैसिफिक रीजन में, इंडिया और पैसिफिक प्रशांत महासागर, उस रीजन के ऊपर बात की है। बहुत सारे जॉइंट स्टेटमेंट्स को रिलीज करा है और उसके लिए उन्होंने यहाँ पर ये दिया, ये है असल में जरूरी, मैं आपको ये असल में बताना चाहती हूँ। असल में ये है 12 पॉइंट प्रपोजल, 12 पॉइंट्स का एक प्रपोजल दिया है इंडिया की तरफ से। ठीक है, ये प्रपोजल इंडिया की तरफ से आया है कि अगर हम आसियान, अच्छा आसियान की फुल फॉर्म में पहले बता दूं बढ़ने से पहले, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। जितने भी साउथ ईस्ट के नेशंस हैं उनका एक एसोसिएशन है, इसीलिए इंडिया पार्ट नहीं, क्योंकि इंडिया साउथ ईस्ट में आता ही नहीं है। इंडिया तो साउथ एशिया में आता है, साउथ ईस्ट में नहीं आता।
समझे? तो साउथ ईस्ट में नहीं आते, हम सिर्फ साउथ में आते हैं, इसलिए हम आसियान का पार्ट नहीं है। आसियान में आती है 10 कंट्रीज। कितनी कंट्रीज? 10 कंट्रीज। नाम जरूर पता होने चाहिए आपने को। ठीक है, कौन कौन सी कंट्रीज आती है? लाओस, म्यांमार। म्यांमार का पुराना नाम क्या हुआ करता था? बर्मा। बर्मा इंडिया का पार्ट था, और ये जो है इंडिया से सेपरेट हुआ है 1937 में। 1935 का एक्ट आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। उसके बाद 1937 में हम लोग सेपरेट हो गए, मतलब वो हमसे सेपरेट हो गया। अखंड भारत में से म्यांमार, मतलब नाम पुराना बर्मा था, बाद में चेंज हो गया, सेपरेशन हो गई। तो लाओस, म्यांमार, बांग्लादेश नहीं है, बांग्लादेश साउथ एशिया, ठीक है। और उसके अलावा वियतनाम, इसके साथ साथ जो पढ़ते हैं, वियतनाम, थाईलैंड, ब्रुनई। जिनको नहीं पता, अपने आपने अलग से एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पे बना लो, अलग से एक नोटबुक मैं तो कहूंगी बना लो, क्योंकि बड़ी जरूरी है नोटबुक बनाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नोटबुक बना लो, मैं तो कहूंगी छोटी सी, ज्यादा मोटी नोटबुक मत बनाओ। जो 10-15 रुपए की आती है ना छोटी सी नोटबुक, उसको बना लो। उसमें क्या होगा कि आपका ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का टॉपिक बहुत ही मजबूती से कंप्लीट हो जाएगा। आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का टॉपिक पूरा डिटेल में पढ़ के जाना है, क्योंकि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़े बिना काम नहीं चलेगा। तो उसमें आप जहाँ पे लिख रहे हो ना नोट्स, वहां पे ये सारे कंट्रीज के नाम लिख लो कि भाई आसियान में ये मेंबर्स है। वियतनाम, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, यहाँ लिख रही हूँ मैं, कंबोडिया, वियतनाम। यहाँ बाकी लिख रही हूँ मैं, ब्रुनei, ब्रुनei लिख दिया मैंने, पापुआ न्यू गिनी, या गुएना, गुएना भी पढ़ते हैं, गिनी भी पढ़ते हैं इसको, ठीक है। उसके अलावा इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर। नाम तो सुने हैं ना सबने, सबकी जाने की इच्छा भी होती है इन जगह पे, सिंगापुर की बहुत सुंदर जगह है। और फिलीपींस। तो ये सारी 10-11 कंट्रीज हो जाएंगी। ये सब मेंबर्स हैं, किसकी मेंबर्स हैं ये सारी कंट्रीज मेंबर हैं आसियान की। तो आसियान के साथ रिश्ते अच्छे करने के लिए 10 पॉइंट्स को यहाँ पर दिया है, सॉरी 12 पॉइंट्स को यहाँ पे दिया है। पहले तो मल्टी मोडल कनेक्टिविटी बढ़ाओ। कनेक्टिविटी का मतलब होता है कि भाई हम लोग और हम लोगों की पॉलिसी चल रही है, लुक ईस्ट थी। पहले थी कि भाई ईस्ट की तरफ ध्यान देंगे, फिर लुक नहीं करा, उसको एक्ट कर दिया, नाम चेंज कर दिया, एक्ट ईस्ट कर दिया। मतलब कि सिर्फ देखना नहीं है भाई, काम भी करना है उस तरफ, एक्ट भी करना है उस तरफ, तो एक्ट ईस्ट कर दिया। अब एक्ट ईस्ट में जाकर के कनेक्टिविटी बढ़ाओ, थोड़ा सा जरा कॉरिडोर वॉरिडोर बनाओ, है ना, थोड़ा सा नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट वाले कॉरिडोर्स को एस्टेब्लिश करो, ताकि बढ़िया इंप्रूवमेंट हो सके। फिर इंडिया का जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी आसियान करे, जैसे हमारे यहाँ पे यूपीआई है, ये एनपीसीआई है, बहुत सारे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉलो किए जाते हैं, तो वो हम वहां पे भी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो ऐसी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, फाइनेंशियल कनेक्टिविटी दोनों कंट्रीज आपस में शेयर करें, इंडिया और आसियान की सारी कंट्रीज। और रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाए जहाँ पे दोनों अपनी एक दूसरे के साथ डिस्कशंस करेंगे, और एक कलेक्टिवली आगे बढ़ने की कोशिश करें। सेंटर बनाएं ट्रेडिशनल मेडिसिन, ये तो हो गया है। इंडिया ने जो जो WHO ने इंडिया के गांधीनगर गुजरात में ट्रेडिशनल मेडिसिन का सेंटर बनाया है, उसके लिए आसियान की कंट्रीज को इनवाइट किया गया है। मिशन लाइफ, लाइफ मिशन मोदी जी द्वारा दिया गया था, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। और उसमें भी क्या करें, आप दोनों मिलकर के काम करें, बहुत बहुत ही अच्छी सोच है ये वाली। जन औषधि केंद्र यहाँ पे इंडिया जो है वो बनाएगा आसियान की कंट्रीज में, ताकि वहां पे क्वालिटी और अफोर्डेबल मेडिसिन को बनाया जा सके। प्लस सारी की सारी कंट्रीज जो है आपस में टेरर, साइबर और टेररिज्म के ऊपर काम करने की कोशिश कर रही हैं, तो उसके ऊपर दोनों मिलकर के काम करें। डिजास्टर मैनेजमेंट को कंप्लीट करने की कोशिश करें कि दोनों कंट्री डिजास्टर के टाइम पे एक दूसरे की कैसे मदद करेंगे सेफ्टी सिक्योरिटी में। तो ये सब बातें इन्होंने डिस्कशन करी है। तो इंडिया आसियान समिट आज के नहीं हो रही हैं, बहुत पुराने समिट्स हैं ये। मतलब अब मैं आपको ये बता दूं कि बहुत टाइम से ये समिट जो है हम लोग कर रहे हैं। तो इंडिया और आसियान का समिट अभी कंडक्ट किया। अच्छा, कहाँ पे हुआ ये भी पता होना चाहिए। ये दोनों समिट, इंडिया आसियान और ईस्ट एशिया, दोनों समिट हुए हैं जकार्ता के अंदर। जकार्ता कहाँ पे है भाई? इंडोनेशिया में है, ठीक है। तो वहां पर इसको कंडक्ट किया गया है, और उसके बाद से ये चीज इंप्रूवमेंट में ला रहे हैं कि हम किस तरीके से कंट्रीज को बेटर बना सकते हैं। ईस्ट एशिया समिट भी ऐसा ही हुआ है, ठीक है, मोदी जी वहां पे गए थे आसियान के समिट के लिए, साथ ही साथ ईस्ट एशिया समिट को भी अटेंड कराए। आसियान और क्वाड मिलकर के कैसे आगे बढ़ सकते हैं, हमारे जो अलायंसेस चल रहे हैं, लाइफ मिशन चल रहा है हमारा, इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA, जिसके हेडक्वार्टर्स गुरुग्राम हरियाणा में है। ऐसे सब मिशन जो हमारे चल रहे हैं, उन मिशन को हम कैसे आगे इम्प्रूव कर सकते हैं,
इन मिशंस के लिए हमारे पास क्या एक सक्सेसफुल प्लानिंग होनी चाहिए, वो हम यहाँ पे बढ़ने की कोशिश में है। ठीक है भाई, तो ये इस तरीके से हमारे जो कंट्रीज हैं उनके आपस में रिश्तों को इम्प्रूव करने के लिए कुछ ना कुछ स्टेप्स को लेकर के बेटर बनाया जा रहा है। तो ये सब पॉइंट्स को आपको दिमाग में रखना है कि व्हाट वी आर डूइंग टू मेक दी रिलेशंस बेटर। रिलेशंस को बढ़िया बनाने की सब सारी पहल है बस कि एक कंट्री के साथ हमारा नाम हो, हमारा आगे बढ़ने का मौका मिले। तो हर चीज यहाँ पर रिलेशंस को बेटर करने के लिए ही केवल की जाती है। आप लोगों को भी अपने दिमाग में ये बात को एकदम भर के रखना है, फुलफिल करके रखना है कि ये सारी बातें सिर्फ और सिर्फ रिलेशंस के लिए की जाती है, ताकि अगर एक कंट्री के साथ रिलेशन अच्छे होंगे तो वही जैसे अपने हम पड़ोसियों के साथ बना के रखते हैं, मुसीबत के समय काम आते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पर भी वही चीज है। अगला आता है हमारा अफ्रीकन यूनियन। अब आपको पता ही है G20 में अफ्रीकन यूनियन जुड़ी है, मैंने पहले भी बताया था इसके बारे में। अफ्रीकन यूनियन असल में 2001 में बनाया गया था, एडिस अबाबा इथियोपिया इन्होंने स्टार्ट किया था, डरबन साउथ अफ्रीका। अच्छा, बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है अफ्रीका और साउथ अफ्रीका में, तो देखो बेटा, बात सुनिए सब लोग। ये कई बार मेरे मुंह से बेटा भी निकल जाता है, वैसे ऐसा नहीं है। मैं भी आप ही की उम्र की हूँ, मतलब आपकी तो से थोड़ी बड़ी उम्र की हूँ। बट ना ऐसा होता है ना, पढ़ाते पढ़ाते मुंह से बेटा निकल जाता है। तो बस वही है, थोड़ा सा एक बड़ी बहन मान के आप इसको कर सकते हो, थोड़ा सा ऐसे निकल जाता है। सो जो अफ्रीका है और साउथ अफ्रीका दोनों में डिफरेंस है। अफ्रीका और साउथ अफ्रीका, अफ्रीका एक बड़ी कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है, और अफ्रीका में आती है साउथ। ठीक है, अफ्रीका एक कॉन्टिनेंट है, साउथ अफ्रीका उसमें आने वाली साउथ में कंट्री का नाम है, ज्यादा बड़ी कंट्री नहीं है। वहां से स्टार्ट हुआ था ये, जिन्होंने अफ्रीका की बेटरमेंट के लिए काम किया। किया नहीं किया पता नहीं भाई, क्योंकि अफ्रीका अफ्रीकन यूनियन ने बनाया तो यूरोपियन यूनियन की तर्ज पे गया था कि बस जैसे जैसे यूरोपियन यूनियन है काम करती है, वैसे ही अफ्रीकन यूनियन बना दो, मिलके दोनों काम करेंगे। और उतना बढ़िया तरीके से काम हो नहीं पाया। काम तो देखो इनका क्या, ऑब्वियसली काम क्या होगा, आप एम तो समझ सकते हो। अफ्रीका की कंट्री के बीच में कभी भी कोई समस्या ना आए, डेमोक्रेसी को बनाए रखो, हालांकि है नहीं यहाँ पर। अभी देखा आपने गैबन के अंदर, ये अफ्रीका के कॉन्टिनेंट में कंट्री का नाम है, नाइगर में, बुर्किना फासो। ये वो कंट्रीज है जहाँ पे हद से ज्यादा मिलिट्री कूप होने लगा है, तख्ता पलट हो रहे, तो डेमोक्रेसी काहे की है भाई इधर, समझ रहे हो? डेमोक्रेसी तो काहे, कोई ना बची इधर। तो यही है कि बस बढ़ाना है वुमेन को डिसीजन मेकिंग, कोई नहीं है वुमेन की यहाँ पर पावर। पॉलिटिकल, इकोनॉमिकली, सोशल एरियाज में कोई पावर नहीं है, मैं सच बता रही हूँ। आप लोग इनकी अगर हिस्ट्री पढ़ो और इनके बारे में पढ़ो ना, अगर इनकी स्टेबिलिटी और ये सब चीजों के बारे में, आपको पता चलेगा कि वुमेन का डिसीजन मेकिंग पावर में इनका कोई रोल ही नहीं है यहाँ। अफ्रीका की यूएन के अंदर भी बहुत मिनिमम से रिप्रेजेंटेशन रहती है। तो बस अफ्रीकन यूनियन को इंडिया ने थोड़ा सा मौका दिया है आगे बढ़ने का। बहुत पॉपुलेशन है इनकी यहाँ पर। अफ्रीका की खास बात एक और है कि अफ्रीका से होके जो हमारे 3 इमेजिनरी लाइंस हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जानते हैं ना, कर्क रेखा, इक्वेटर भूमध्य रेखा, और ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉर्न, ये तीनों की तीनों लाइंस अगर कहीं से गुजरती हैं तो वो है अफ्रीका, एक साथ तीनों गुजरती है। इंडिया से केवल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है, ये आप सभी लोग जानते हैं, मैंने पिछली वीडियो में पूछा भी था कि अफ्रीका, सॉरी, इंडिया से कौन सी स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है, तो बहुत से बच्चों ने आंसर करेक्ट भी दिया था। उसका करेक्ट आंसर था 8 स्टेट से होके गुजरती है, तो वो सही चीज थी। ठीक है, बाकी अफ्रीकन यूनियन में अभी 55 मेंबर्स है, 55 कंट्रीज हैं, जिसमें सारी रिकॉग्नाइज कंट्रीज जैसे कि इजिप्ट, इथियोपिया, सोमालिया, सुडान, एरिट्रिया, नाइगर, नाइजीरिया, अल्जीरिया, नाम तो सभी ने सुने हैं ना ये वाले, बुर्किना फासो, मोरक्को। ठीक है, ये सारी जो है ज्यादा बड़ी इनकी जो है वो एरिया नहीं है। तो ये सारी कंट्रीज जो है इसके अंदर जुड़ी है। तो आपको भी दिमाग में रखना है कि कौन कौन सी कंट्रीज अफ्रीकन यूनियन का हिस्सा है। बेसिकली बात ये होती है कि आपको ये दिमाग में रखना है कि अफ्रीकन यूनियन में क्या क्या शामिल है। कंट्रीज के नाम भी पूछता है तो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, एक डिक्लेरेशन हुई थी वहां पे लीबिया के अंदर, ये जो साइन किया गया था ये लीबिया में साइन किया गया था कि हम लोग अफ्रीकन यूनियन बना रहे हैं। उसके बाद फिर डरबन, साउथ अफ्रीका, डरबन से याद आया कुछ, डरबन साउथ अफ्रीका, गांधी जी याद आया डरबन से, डरबन जो वो भी जुड़े हुए हैं ना इसी से। बाकी यहाँ पर अफ्रीकन यूनियन में काफी सारे लैंग्वेजेस एक्सेप्टेड है। अच्छा हाँ, ये भी पूछा जा सकता है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि अभी मैंने देखा है यूपीएससी ने ये पूछा था सवाल कि यूएन की ऑफिशियल लैंग्वेजेस कौन सी है।
अभी मेरे हिसाब से यूपीएससी का सीडीएस का एग्जाम था या सीएपीएफ का था, मुझे याद नहीं आ रहा। इसी बार का 2023 का यूपीएससी का एग्जाम था, या तो सीडीएस का था या सीएपीएफ का था। उसमें यूपीएससी ने पूछा था कि यूएन की ऑफिशियल लैंग्वेजेस के नाम बता दो। तो यूएन की जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं वो 6। अब मैं आपको अफ्रीकन यूनियन की भी याद कराऊं। पहले तो मैं आपको बता दूं कि यूएन की ऑफिशियल लैंग्वेजेस 6 हैं। याद करने का मैं बहुत ही बेहतरीन तरीका बता रही हूँ। जिन्होंने तो ये नाम सुना होगा वो तो अभी मेरे साथ ही लर्न कर लेंगे। आप लोगों ने, एक फ्रूट ड्रिंक आती है, देखो मैंने तो पिया है इसलिए मैंने वहां से ट्रिक बना ली। क्या आप लोगों ने इस फ्रूट ड्रिंक का नाम सुना है? फ्रेस्का। एक फ्रूट ड्रिंक आती है, मेरी फेवरेट इसमें लीची फ्लेवर है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। फ्रूट ड्रिंक आते हैं, मुझे भी पता है केमिकल से प्रिजर्वेटिव्स यूज करते हैं, बट है ना, कहीं कहीं मन कर जाता है। तो ये मैं पूछ रही हूँ आपसे कि फ्रेस्का पिया है ना? पिया है तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, पता चल जाएगा। नहीं पिया तो कभी सुना होगा, कहीं मार्केट में जाके पूछना, आपको मिल जाएगी बॉटल। तो फ्रेस्का से याद कराऊंगी मैं आपको। एफ से क्या हो गई? फ्रेंच लैंग्वेज। आर से कौन सी हो गई? रशियन लैंग्वेज। ई से कौन सी हो गई? इंग्लिश। एस से कौन सी हो गई? स्पेनिश। सी से कौन सी हो गई? चाइनीज। ए से कौन सी हो गई? अरबिक। हिंदी नहीं है। तो ये 6 है यूएन की ऑफिशियल लैंग्वेज, फ्रेस्का के फॉर्म में लर्न कर लेना। ठीक है। अब मैं अफ्रीकन यूनियन पे भी आ जाती हूँ कि अफ्रीकन यूनियन की कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो देखिए, अरबिक तो होगी ना, अरब कंट्रीज हैं उधर। फ्रेंच भी है क्योंकि बिल्कुल पास पड़ता है, फ्रांस और स्पेन दोनों ही पास पड़ते हैं, तो फ्रेंच और स्पेनिश इसमें तीनों कॉमन है। बस इसमें दो और ऐड हो गई हैं, एक तो पोर्चुगीज पास पड़ता है, इसलिए पोर्चुगीज और स्पेन बिल्कुल पास पड़ते हैं, मोरक्को से बॉर्डर शेयर करते हैं। और एक लैंग्वेज है स्वाहिली। ठीक है, ये लैंग्वेज आप लोगों ने सुनी नहीं होगी। स्वाहिली एक अलग से लैंग्वेज है जो कि सिर्फ अफ्रीका में बोली जाती है। ठीक है, ये तांजानिया, केन्या, मोजाम्बिक, ये कंट्रीज जो हैं वहां पे ये ज्यादा, ओमान वगैरह कंट्रीज है ना, वहां पे ज्यादा बोली जाती है। ठीक है भाई, क्लियर हुआ आपको? तो अफ्रीकन यूनियन के बारे में G20 में जुड़ गई है, इसलिए हमको पता होना चाहिए अफ्रीकन यूनियन जो है अफ्रीका की कंट्री में आपस में रिश्ते और बाहर की कंट्रीज के साथ रिश्तों को बढ़ावा देने के लिए बनाती है। जैसे यूएन का अपना डिक्लेरेशन है, यूएन चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन पे काम करता है, ह्यूमन राइट्स मानव अधिकार यूनिवर्सल डिक्लेरेशन पे काम करते हैं, तो हर एक अलग अलग जो है यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट अपने तरीके से काम देखती है। उसी प्रकार से यहाँ पर ये भी एक अफ्रीकन यूनियन बनाया गया जो कि अपने तरीके से काम देखती है। अफ्रीका को सारा एक साथ बनाने के लिए, इकट्ठा होने के लिए, एक दूसरे के ऊपर निर्भर बनाने के लिए, ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए इसको बनाया गया, और साथ ही साथ ह्यूमन राइट्स को भी इंक्रीज करने के लिए, ताकि आपस में कंट्री सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करते हुए आगे बढ़े और हर एक चीज के ऊपर डिसीजन ले। ठीक है, रीड कर लो इसको एक बार। वही है सारे पॉइंट्स है जो हर एक, जो यूरोपियन यूनियन के भी सेम पॉइंट्स है, इंडिया की कोई बनाई जाएगी उसके भी सेम पॉइंट्स होंगे, कि सबका सबका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कोऑपरेशन इंक्रीज करना, कम्युनिटी के बीच में एक बेटर करके आना। और जो डिजीजेस चल रहे हैं, देखो अफ्रीका की कॉन्टिनेंट में ना बहुत सारे डिजीजेस ऐसे हैं जो कि वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो वहां पे डिजीजेस का बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम रहता है। तो डिजीजेस को खत्म करने के लिए स्टेप लेना, गुड हेल्थ पे प्रमोशन करना, रिसर्च पे इंक्रीज करना, ये सारी चीजों को बढ़ावा देने के लिए बनाया, ताकि लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज हो, स्टेटस इंक्रीज हो जाए। समझ गए भाई सब लोग इस बात को? छोटा सा आर्टिकल था, याद रखिएगा, दिमाग में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला है बायोफ्यूल समिट। बायोफ्यूल अलायंस जो है ये किस लिए बनाया गया है? वही सेम चीज, इसको बनाया है G20 के समय। G20 में इंडिया ने अनाउंस किया कि हम लोग, जितने भी G20 नेशंस हैं, G20 के अंदर कितने नेशंस आते हैं? 19 तो अपनी कंट्रीज आती हैं, और एक आता है यूरोपियन यूनियन। तो ये सब मिलकर के क्या करने वाले हैं? ये सब यहाँ पर इथेनॉल ब्लेंडिंग को ध्यान देंगे और पेट्रोल के साथ इथेनॉल को मिला करके चलेंगे। उसे कहते हैं ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। जैसे इंडिया ने एक समय पर इंटरनेशनल सोलर अलायंस स्टार्ट किया था, ऐसे अभी बायोफ्यूल अलायंस स्टार्ट किया है, ताकि सारी कंट्रीज, इंडिया ने इसको मतलब स्टार्ट करते हुए सारी कंट्रीज को मिला करके बायोफ्यूल के ऊपर ध्यान देने की बात करी है। क्लीन एनर्जी, स्वच्छ ईंधन हर एक को मिलना चाहिए, उसके लिए स्टार्ट किया है इसको। और हर कंट्री यहाँ पे आकर के बेटर बना सकती है, स्टैंडर्ड बनाना, एक प्रिंसिपल तय करना उसके लिए, क्योंकि बायोफ्यूल जो है वो हर कोई इस्तेमाल करता है, आप जानते हो। फ्यूल होता है ईंधन, बायोफ्यूल होता है बायोमास से इकट्ठे होने वाला ईंधन, जो कि आप कैसे लेते हो ईंधन को? आप कहाँ से इकट्ठा करते हो? एग्रीकल्चर से, एनिमल से, डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल से इकट्ठा करते हो।
तो उससे क्या होगा कि बहुत ही क्लीन होगा, जो पुराने आज तक के फ्यूल्स रहे हैं उससे ज्यादा क्लीन ऑल्टरनेटिव हमको ये मिलेगा, ताकि हम लोग सतत जो लक्ष्य होते हैं उसकी तरफ आगे बढ़ सकते हैं, क्लीन एनर्जी की तरफ अपने आप को डाइवर्ट कर सकते हैं। जिससे क्या होगा, जो हम हमेशा से कहते आ रहे हैं, अपना क्लाइमेट चेंज पे ध्यान देना है और कार्बन के जो हमारे एमिशंस हैं, CO2 के एमिशंस को रिड्यूस करते हुए चलना है, बायोफ्यूल पे ध्यान देते हुए चलना है। ठीक है, तो इंडिया इसको बना रहा है, तो फिर वही है ना कि जो बनाता है कंट्रीज का नाम हर कंट्री पड़ती है यहाँ पर। अब G20 के बारे में हर कंट्री में हर एक बच्चा, हर एक वहां का सिटीजन, जो जो कंट्रीज है वो पढ़ेंगे, और वो पढ़ेंगे कि G20 में क्या क्या चीजों के बारे में बात हुई, तो वहां पर वो पढ़ेंगे कि ग्लोबल बायोफिल अलायंस जो है वो इंडिया से स्टार्ट किया था। वहां के एग्जाम में इंडिया का नाम पूछा जाएगा, जैसे अपने यहाँ पे पूछा जाता है US से और बाकी कंट्रीज का नाम। तो क्या होगा, वॉइस के रूप में निकल के आता है, ग्लोबल रेपुटेशन मिलती है, और हम वॉइस के रूप में आगे निकल के आते हैं। इंडिया की इंडस्ट्रीज को भी यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इंडिया का जो प्रोग्राम पहले से चल रहे हैं बायोफ्यूल्स के लिए, गोवर्धन इस बार की बजट में आया था, PM जीवन योजना, सतत योजना, इससे क्या होगा कि ईंधन, साफ ईंधन की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, और हमारे जो फार्मर्स हैं उनको एक जॉब की अपॉर्चुनिटी या उनकी इनकम और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है ना, तो समझ रहे हो ना इस चीज को। तो बायोफिल की ग्रोथ आगे आगे बढ़ने वाली है। हम लोग तो अभी जो है क्या करते हैं, कच्चे तेल पे निर्भर रहते हैं, बाहर से आता है जो हमारा ये अरब कंट्री से, गल्फ कंट्री से। कम कर देंगे ना इसको हम लोग, फिर बाहर से मंगाएंगे, खर्चा ज्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ से क्या होगा कि हम लोग थोड़ा सा इंटरनेशनल लेवल पे जाके इस चीज को प्रमोट करेंगे, तो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाती है चीजें। चलिए अगला बढ़ेंगे। इसमें से आपको नोट्स में क्या बनाना था मैं बता देती हूँ। सिर्फ यही लिखना है कि G20 का समिट में इस तरीके से बायोफ्यूल अलायंस को शुरू किया। बायोफ्यूल का अर्थ क्या होता है, इसका फर्स्ट लाइन जो लिखी है, फर्स्ट पॉइंट, उसको लिखना है। ज्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर। ठीक है भाई, अफ्रीकन यूनियन इंपॉर्टेंट है, उसको जरूर कंप्लीट कर लेना। फोर्थ आता है मिडल ईस्ट। इंडिया और मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने की जो बात चल रही है, अभी हमारे प्रधानमंत्री ने ही अनाउंस किया है कि वो इंडिया और मिडल ईस्ट के साथ मिलकर के कॉरिडोर बनाएंगे। भाई बड़ा मुश्किल है वैसे एक ट्रेन वेन चलाना ऐसे रास्ते से होते हुए, बट वही है कि चलो, कॉन्टिनेंट्स और सिविलाइजेशन के बीच में से होते हुए जाना। चलो, एक कंट्री का कंट्री में से होता है तो समझ में आता है। एक कंट्री का ही हम नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट बना रहे हैं, बना भी हुआ है, भारत का सबसे अच्छा रेल नेटवर्क है हमारा। लेकिन इसमें रेलवे लिंक और एक केबल बिछा देना मुश्किल है ना, कि हम लोग इंडिया को यूरोप से कनेक्ट कर रहे हैं। बड़ा लंबा रास्ता है, बहुत दूर का रास्ता है, तो ये तो बड़ा ही दिक्कत हो जाएगी, है ना। बात तो क्या करना है, बढ़ाना है, ट्रेड बढ़ाना है, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ाना है, पीपल टू पीपल कांटेक्ट बढ़ाना है, ट्रेड बढ़ेगा, बहुत अच्छी बात है, ये तो समझ में आ रहा है। लेकिन दिक्कत नहीं हो जाएगी, इससे दिक्कत बिल्कुल होगी, क्योंकि इससे रेलवे लिंक तैयार किया जाएगा। ये रेलवे लिंक अपने आप में बहुत कॉस्टली भी हो जाएगा और प्रॉब्लम भी क्रिएट करेगा। तो ये रेलवे लिंक फैसिलिटीज पोर्ट की बनाई जाएगी, UAE, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, इसराइल, क्योंकि इनके तो रिश्ते अच्छे हैं ना अपने, इसलिए। तो यूरोप से रास्ते तक होते हुए, इन सब कंट्री से होते हुए रास्ता बनाया जाएगा। तो उससे वही है कि अभी जो चाइना में सब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, चाइना को यहाँ पर जो है दबदबा ज्यादा रह रहा है, थोड़ा सा कम होना शुरू होगा, और बाकी कंट्रीज के बीच में डिजिटल कम्युनिकेशन बढ़ेगा। कंट्रीज एक दूसरे के साथ समझेंगी यार। अभी क्या है, कंट्री कंट्री बिल्कुल हमारा देश हमारा है, लेकिन बाकी कंट्रीज को थोड़ा सा एक क्लोजनेस फील होने लग जाएगी हमारे साथ। तो ये एक तरीके से एक रास्ता तैयार करने की बात है। देखो अभी यहाँ पर रास्ता तैयार हुआ नहीं है, जैसे चाइना का अभी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चल रहा है, चाइना ने भी स्टार्ट किया था, उसी की तर्ज पे हमने भी स्टार्ट करने की बात करी है। कैसे होगा इसका पूरा प्लान नहीं आया, लेकिन अभी G20 में इसके बारे में बात की गई थी। ठीक है, बात की गई थी कि मिडल ईस्ट को और यूरोप को इकट्ठा कर दिया जाएगा, बात थी, इसलिए मैंने आपको इसके बारे में आर्टिकल बताया। इससे वही है कि यहाँ पर जो है चाइना की कनेक्टिविटी, ओल्ड बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, BRI इनिशिएटिव के तहत अपने को थोड़ा मौका मिलेगा अपने आप को भी आगे बढ़ाने का। और अभी अपने को कहाँ जाना पड़ता है, पाकिस्तान के से एरिया से हम जा नहीं सकते हैं, ओवरलैंड एक्सेस हमें देता नहीं है पाकिस्तान। तो उस वजह से हमें ईरान या अफगानिस्तान के रास्ते से होते हुए जाता है, और उससे जाने को अपने को बहुत नुकसान भी पड़ता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ईरान के तेहरान से होते हुए आगे यूरेशिया के रीजन में जा सकते हैं, और कनेक्ट कर सकते हैं अरब नेशंस और यूरोप को इंडिया के साथ। ये प्लान इसमें रखा गया है। ठीक है, आगे आने वाले से देखो भाई, थोड़ा सा इसके बारे में भी देख लो, थोड़ा सा बता दूं मैं। ये सारे शहर रीजन्स के नाम है, मुंबई से होते हुए इस रीजन को होते हुए पूरा आगे यूरोप को कनेक्ट किया जाएगा। ये अफ्रीका है नीचे,
ठीक है, यहाँ पे मैं बताई थी ना, मोरक्को स्पेन, ये रहा मोरक्को, ये रहा स्पेन। तो ये सारी कंट्रीज हैं, इस तरफ कनेक्ट करने की बात में किया जा रहा है। अगली रिपोर्ट आई है भाई गिग वर्कर के ऊपर, रिपोर्ट वर्किंग विदाउट बॉर्डर्स। जो गिग वर्कर हैं, ऑनलाइन गिग वर्कर, जो शॉर्ट टर्म अपने अपने हिसाब से फ्रीलांसिंग तरीके से काम करते हैं। फ्रीलांसर्स पता है ना सबको, कि अपनी अपने हिसाब से अपने तरीके से काम करते हैं, और जितना काम करेंगे उतना पैसा लेंगे। शॉर्ट टर्म वर्क करते हैं मल्टीपल क्लाइंट्स के लिए, सिंगल एक कंपनी में वर्क नहीं करते। जैसे कई बार क्या होता है, एक कंपनी में वर्क करते हो आप, एक ही कंपनी के लिए काम करते हो, और उस हिसाब से आप लोगों को पूरा एक पे आउट मिलता है। लेकिन ऑनलाइन काम में, गिग वर्किंग में ऐसा होता है कि आप लोग कहीं पर भी कहीं से भी बैठे हुए, लोकेशन नहीं होती, आप कहीं से भी काम कर सकते हो, आप डोमेस्टिक कोई भी काम कर सकते हो इसके अंदर। और कोई बाउंडेशन नहीं होती कि किस क्लाइंट के साथ काम करना है, कितने भी क्लाइंट के साथ काम कर सकते हो। इमेज डेटा एंट्री वगैरह कुछ भी तरीके का काम ये हो सकता है। तो इसके ऊपर ये रिपोर्ट आई है गिग वर्कर्स के ऊपर, इन्हें हम गिग वर्कर्स कहते हैं। ऑनलाइन गिग वर्कर आज के टाइम पे इतना ज्यादा अमाउंट में कंट्रीब्यूट करने लग गए हैं, और ये जो है आराम से घर बैठ के काम करते हैं, और वुमेन ज्यादा इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिससे मार्केट जो है वो और इंक्रीज हो रही है। बहुत अच्छी बात है। ऑनलाइन गिग वर्किंग में इंक्लूसिविटी, समावेशी चीजों को बढ़ावा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि जो लोग घर से बाहर नहीं जा सकते या फिर रिमोट एरियाज में रहते हैं, तो थोड़ा सा उनको अपनी इनकम बढ़ावा देने का मौका मिलेगा। जितना काम करोगे उतना पैसा मिलेगा। तो इस तरीके से जो है गिग वर्किंग, इसको हम कहते हैं ऑनलाइन गिग वर्किंग। लेकिन इसमें चैलेंजेस भी यही है कि थोड़ा सा यहाँ पर सोशल सिक्योरिटी नहीं है ना, प्रॉपर नहीं है एक तरीके से फंक्शंस। बाकी यही है कि इसको थोड़ा सा डिजिटलाइज कर दे तो ज्यादा बेटर रहेगा। पर मेरे हिसाब से अभी जैसा चल रहा है वैसे ही ज्यादा बेटर तरीका है। सिस्टमैटिक तो चल ही रहा है काफी जगह पे। बस मेरे हिसाब से जो है गिग वर्किंग को बढ़ावा देने की जरूरत है, ना कि इसको रिड्यूस करने की। थोड़ा सा सिस्टमैटिक कर दो बस, थोड़ा सा डेटा इनका कलेक्शन ज्यादा करना शुरू करे सरकार, बाकी इसमें और कोई दिक्कत नहीं। लास्ट आर्टिकल है भाई अपना, एक और रिपोर्ट आई है, जेंडर स्नैपशॉट रिपोर्ट। सवाल ये पूछेगा कि जेंडर स्नैपशॉट रिपोर्ट रिलीज किसने करी है। जैसे पहले वाली रिपोर्ट थी वो तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं कहूंगी अगर आप पढ़ के चलो जाओ सिर्फ इतना पता होना चाहिए गिग वर्कर्स कौन होते हैं, बाकी स्किप कर दो। लेकिन हाँ, इस रिपोर्ट से आ सकता है कि जेंडर स्नैपशॉट रिपोर्ट हैज बीन रिलीज बाय, किसने रिलीज करी है? डेसा ने। डेसा क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स, यूनाइटेड नेशन वुमेन के अंडर काम करता है। जो कि कह रहा है कि हम एसडीजी के ऊपर देखने वाले हैं कि भाई एसडीजी में जो बात है जेंडर के ऊपर, वो कितनी हासिल कर लिया हम लोगों ने, प्रोग्रेस कितनी करी है, उसके ऊपर इसने बताया। और इसने ये बताया है कि आज भी 340 मिलियन से अधिक ऐसी महिलाएं और लड़कियां हैं जो अत्यधिक गरीबी में आगे आने वाले समय में रहेंगी, और ये आगे बढ़ेगा। ठीक है, 26 गुना ज्यादा काम करना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं कि हम लोग बेटर बनाए पॉवर्टी को खत्म कर। एसडीजी 1 पे तो ये बताएंगे। एसडीजी 2 कहता है जीरो हंगर, मतलब कि भुखमरी खत्म हो जाए। इसके लिए उन्होंने ये बताया कि भाई 4 में से एक वुमेन को यहाँ पर ये फेस करना पड़ता है कि उसको खाने की कमी महसूस होती है। ठीक है, जो कि आगे चल के हो सकता है और ज्यादा बढ़े। एसडीजी 4 पे बताया एजुकेशन, क्योंकि उसके अंदर जो है बात की गई है उसकी जेंडर के ऊपर, क्वालिटी एजुकेशन। तो यहाँ पे कह रहे हैं सिर्फ 57 लड़कों की तुलना में 60% लड़कियों ने उच्च माध्यमिक पर शिक्षा पूरी करी। लैंगिक समानता में भी वही बात बताया है कि अवैतनिक देखभाल, प्रॉपर तरीके से यहाँ पे काम नहीं मिलता, अनपेड केयर मिलती है, डोमेस्टिक वर्क मेहनत से ज्यादा काम करना पड़ता है, 2.5 घंटे ज्यादा डेली का होता है। साथ ही साथ ये बताया कि भाई इनइक्वालिटीज अगर हम बात करें तो थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन मैरिटल स्टेटस में आज भी कम नहीं हुई है। वही क्लाइमेट चेंज में भी बताया गया। तो इस तरीके से एक ये रिपोर्ट है। इसमें मेन बात सिर्फ इतनी थी कि मेन बात ये आपको याद रखनी है कि रिपोर्ट रिलीज कौन करता है। इसमें खूब खूब सवाल बन सकते हैं। रिपोर्ट रिलीजिंग अथॉरिटी कौन है? ठीक है, फिर आते हैं भाई आज के क्वेश्चन। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, मैंने पहले भी बताया था, ये वही है कि आप अपने गोल्ड को प्रॉपर गोल्ड ना खरीद के सॉवरेन की फॉर्म में बॉन्ड्स खरीदोगे, ताकि फिजिकल गोल्ड होता है ना जो प्रॉपर हमारा सोना होता है, उसकी जगह आपको एक सेविंग्स की फॉर्म में एक गोल्ड जो है परचेज करने को मिल जाएगा, जो कि आरबीआई करेगी, जो गोल्ड की तरह ही काम करेगी। आपको कभी आप उसको सेल कर सकते हो। लेकिन इसमें होगा क्या कि ये आप प्रॉपर गोल्ड आपके हाथ में नहीं होगा। वो गोल्ड नहीं होगा कि आपने कोई सोना बनवाया हुआ है, वो बॉन्ड की फॉर्म में होगा। उसे कहते हैं नॉन फिजिकल गोल्ड। तो फिजिकल गोल्ड की डिमांड को कम करने के लिए सरकार ने ये चीज स्टार्ट करी थी। सारी स्टेटमेंट्स इसके अंदर सही लिखी हुई है। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड इस तरीके से होगा, गोल्ड के बिस्किट कह लो आप एक तरीके से। ठीक है, बिस्किट के फ्रूट में कर लो,
1 ग्राम के गोल्ड में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, 4 किलो का गोल्ड यहाँ पे ले सकते हो। बाकी जो बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज है वो 20 किलो का सोना यहाँ पे ले सकती है। मतलब हम लोग जो है, अगर मान लो आपने खरीदना है तो आप 4 किलो का ही एक साथ खरीद सकते हो गोल्ड के बॉन्ड, इससे ज्यादा नहीं खरीद। ऐसे ही आता है भाई गति शक्ति विश्वविद्यालय, नया स्टार्ट हुआ है, पार्लियामेंट ने इसको स्टार्ट करा है, जो कि ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक्स में काम करेगी। 2022 में शुरू की गई थी, वडोदरा गुजरात के अंदर इसकी शुरुआत की गई थी। इसका नाम है गति शक्ति विश्वविद्यालय। गति शक्ति किस चीज की होगी? लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्टेशन की गति को बढ़ाने के लिए इसको पूरे को स्टार्ट किया गया। ठीक है, तो ये पुरानी थी लेकिन अभी थोड़ा सा न्यूज में थी, इसका उद्घाटन वगैरह हो चुका था, थोड़ी न्यूज में थी, तो मैंने सोचा कि इसको आपको बता दिया जाए, क्वेश्चन के फॉर्म में पूछ लिया जाए, क्योंकि बहुत बच्चों ने नहीं सुना होगा गति शक्ति विश्वविद्यालय भी एक एग्जिस्ट करता है। तो इस प्रकार से आपको ये वाले पूरे आर्टिकल्स अपने कंप्लीट करने हैं, इनको आप लर्न करो, इनको आप लिखो, इनसे जुड़े हुए फैक्ट्स को कंप्लीट कर लीजिएगा। और जितना जितना भी लिखवाया जा रहा है वो भी करो। वीकली करंट अफेयर को भाई फॉलो करो सब लोग, वीकली करंट अफेयर बहुत जरूरी है करना। ठीक है, जैसे बाकी मैंने गति शक्ति के बारे में बताया, तो गति शक्ति जो है रेलवेज की तरफ से स्टार्ट हुई है। जैसे देखो यार, गति शक्ति एक ट्रेन का भी नाम है, उसी प्रकार से ये भी है एक यूनिवर्सिटी के नाम से बना दी। ठीक है, इंडियन रेलवेज का जो कैंपस है वहां पे ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर बारे में पढ़ाया जाएगा, तो इसके जो हेड है ना, अच्छा इसके जो चांसलर होंगे ना, वो हमारे मिनिस्टर ऑफ रेलवेज होंगे। रेलवेज के जो मंत्री है ना, वो इसके हेड बनाए गए हैं। ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इसको भी दिमाग में रखना, इससे भी सवाल थोड़ा थोड़ा सा बन सकता है। ठीक है भाई, पहले इसका नाम रखा गया था अलग, अब तो इसका नाम गति शक्ति विश्वविद्यालय रख दिया गया, तो दोनों स्टेटमेंट ठीक लिखी हुई है। लर्न करने हैं आपको सारे ये फैक्ट्स, बाकी यहाँ तक कंप्लीट कर लो अपनी सारी चीजों को। आज देख रहे हो आपने सारे आर्टिकल्स जो पढ़े हैं वो सारे प्रीलिम्स से जुड़े हुए हैं। बाकी जो आप सभी लोग कह रहे हैं कमेंट के ऊपर, बिल्कुल मैं सभी कमेंट्स का रिप्लाई करूंगी आज ही पॉजिटिवली, रात को सारे के सारे कमेंट्स का रिप्लाई कर दिया जाएगा। ठीक है, तो पढ़ के रखिएगा भाई सारे आर्टिकल्स को, कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछो। पीडीएफ अपलोड हो जाएगी यार, जो अपलोड नहीं हुई है पीडीएफ वो बिल्कुल टाइम से अपलोड हो जाएगी, थोड़ा सा समय दीजिए, अपलोड हो जाएगी पीडीएफ। बाकी सारे आर्टिकल्स को पढ़ लेना, लर्न कर लेना, बेसिक बात है, लर्निंग वर्क, लर्निंग बहुत जरूरी है। ठीक है, चलो मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले लेक्चर में। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।